डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अलका पारिक, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस। हम लोग थेराप्यूटिक मॉडिफिकेशन ऑफ नॉर्मल डाइट का अध्ययन कर रहे हैं, यानी कि किस तरह से हम आहार में परिवर्तन ला करके उसे रोगी के लिए उपयोगी भोजन बना सकते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि स्पेशल फीडिंग मेथड्स क्या होते हैं, यानी रोगी को भोजन कराने के विशिष्ट विधियां क्या क्या हो सकती हैं, जबकि व्यक्ति बीमारी की दशा में मुंह के द्वारा भोजन ग्रहण नहीं कर पाता है, तब किस तरह से पोषक तत्वों को रोगी के शरीर में पहुंचाया जाए। तो इसके अंतर्गत कुछ विधियों का हम अध्ययन करेंगे, डिटेल्ड अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत बच्चों विभिन्न विधियां आती हैं, जैसे कि अंतःशिराओं के द्वारा भोजन देना, जिसे इंट्रावीनस फीडिंग कहते हैं, नली के द्वारा भोजन देना, जिसे कि ट्यूब फीडिंग कहते हैं, आप चित्र में भी देख रहे हैं। इसके अंतर्गत आ जाता है नासिका अमाशय द्वारा भोजन, यानी नेज़ोगैस्ट्रिक फीडिंग, जैसे देख रहे हैं आप कि ट्यूब से फीडिंग इसमें करवाई जा रही है और सीधा स्टमक के अंदर फूड आ रहा है। दूसरा, अमाशय में प्रत्यक्ष रूप से नली डालकर आहार देना, जिसे गैस्ट्रोक्टॉमी कहते हैं, और छोटी आंत के मध्य भाग से नली डालकर आहार पहुंचाना। सबसे पहली विधि होती है इंट्रावीनस फीडिंग, यानी कि अंतःशिराओं द्वारा भोजन पहुंचाना। इस तरह के न्यूट्रिशन सपोर्ट की ज़रूरत यानी कि कब पड़ती है, जबकि अमाशय और आंत में से किसी भाग की शल्य क्रिया हुई हो, अमाशय या आंत में जलन होने पर, मुंह में, फेरिंक्स में या फिर ग्रास नली में कैंसर होने पर, यकृत के फेल हो जाने पर, डायबिटिक कोमा की स्थिति में, तीव्र यूरीमिया की स्थिति में, मस्तिष्क को गंभीर चोट लगने पर, बेहोशी की दशा में और गंभीर दुर्घटना में या सीवियर एक्सीडेंट्स होने पर इस तरह से भोजन देने की ट्यूब फीडिंग की आवश्यकता होती है। अंतःशिराओं के द्वारा भोजन पहुंचाना, इंट्रावीनस फीडिंग, रोगी को इंजेक्शन के द्वारा पोषक तत्व पहुंचाए जाते हैं और अंतःशिराओं के द्वारा भोजन पहुंचाने के कुछ मुख्य उद्देश्य होते हैं, जैसा कि ऊर्जा उत्पादन करने हेतु, टू प्रोवाइड एनर्जी। जब रोगी इस कंडीशन में है कि वह मुंह के द्वारा भोजन नहीं ले पाता, तो उस समय एनर्जी की और प्रोटीन की तो आवश्यकता होती ही है, तो रोगी को जीवित रहने के लिए और आधारीय चयापचयी क्रियाओं को संपन्न कराने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ये ऊर्जा इटर्नल न्यूट्रिशन के द्वारा या ट्यूब फीडिंग के द्वारा कराई जाती है। दूसरा, निर्जलीकरण रोकने हेतु, यानी फॉर प्रिवेंटिंग डिहाइड्रेशन। अगर व्यक्ति मुंह के द्वारा पानी नहीं ले पाता, इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं ले पाता, तो डायरिया में या हैजा में इस तरह से होता है, तो जल की, सोडियम की, पोटेशियम की, इनकी शरीर के अंदर कमी हो जाती है। इस कमी को पूरा करने के लिए इस तरह से नली के द्वारा भोजन दिया जाता है। ये सभी वो कंडीशंस हैं जबकि इंटरनल न्यूट्रिशन दिया जाता है, जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज़ यानी पाचन संस्थान संबंधी रोग, शॉर्ट बाउल सिंड्रोम, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़, शैशवावस्था में डायरिया होना, इंटेस्टाइन्स के अंदर किसी तरह से आंतों के अंदर रुकावट होना, लंबे समय तक चलने वाली लिवर की बीमारी होना, या फिर अगर ईसोफेगस के अंदर किसी भी तरह से ऑब्स्ट्रक्शन है, तब इंटरनल न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। अंतःशिराओं द्वारा दिया जाने वाले आहार के अंदर फ्रक्टोज 20% बोतलों के द्वारा चढ़ाई जाती है, जिससे कि रोगी को 750 किलो कैलोरीज ऊर्जा मिलती है। इसी तरह से अमीनो अम्ल 3.3%, फ्रक्टोज 15% और एथेनॉल 2.5%, इनकी 5 बोतलें चढ़ाई जाती हैं और इससे 2125 किलो कैलोरीज ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अंतःशिराओं के द्वारा निम्न पोषक तत्व शरीर में पहुंचाए जाते हैं। सबसे पहले जल और इलेक्ट्रोलाइट्स। एक वयस्क व्यक्ति को प्रतिदिन 1.5 लीटर जल की आवश्यकता होती है।
निर्जलीकरण से बचाव के लिए जल के साथ साथ आवश्यक मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट्स भी पहुंचाना चाहिए। मृदु निर्जलीकरण यानी माइल्ड डिहाइड्रेशन की स्थिति में एक वयस्क व्यक्ति को, जिसका वजन 50 किलो होता है और शरीर से जल की 2% तक की हानि हुई हो, तो 1 लीटर तक जल पहुंचाना आवश्यक होता है। मध्यम निर्जलीकरण की अवस्था के अंदर जब वयस्क व्यक्ति के शरीर से 6% तक जल की हानि हो गई हो, तो रोगी को अधिक प्यास का अनुभव हो और मूत्र कम मात्रा में बने और शारीरिक उथल पुथल हो, तो 3 लीटर तक अंतःशिराओं के द्वारा जल पहुंचाने की आवश्यकता होती है। और सीवियर डिहाइड्रेशन की कंडीशन में शरीर से 5 से 12% तक जल का निष्कासन हो गया हो, तो अंतःशिराओं के द्वारा जल की पूर्ति 24 घंटे के भीतर ही की जानी चाहिए। इसके साथ साथ अमीनो अम्ल भी दिए जाते हैं, जो कि प्रोटीन हाइड्रोसाइलेट के रूप में, सिंथेटिक अमीनो अम्ल के मिश्रण के रूप में, जिसमें एल अमीनो एसिड का मिश्रण होता है, के रूप में देखे जाते हैं। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट और अल्कोहल अंतःशिराओं के द्वारा मुख्यतः ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सॉर्बिटॉल दिए जाते हैं। फैट्स इमल्सिफाइड फॉर्म के अंदर दी जाती है, जिससे कि वो इजीली डाइजेस्ट हो सके और ट्रैकीकार्डिया, मांसपेशियों में दर्द और पीड़ा, इस तरह की स्थितियां ना हो। इसके साथ साथ ब्लड और प्लाज्मा भी पहुंचाया जाता है और 1 लीटर रक्त से 180 मिलीग्राम हीमोग्लोबिन युक्त प्रोटीन मिलता है और 1 लीटर प्लाज्मा से 60 से 70 ग्राम्स प्रोटीन प्राप्त होता है। इसके अलावा नलिका से भोजन देना दूसरी विधि है। जब रोगी तरल पदार्थ को मुंह से ग्रहण नहीं कर पाता है, तब नलिका के द्वारा भोजन दिया जाता है और इसे ट्यूब फीडिंग कहते हैं। इसके अंदर पहली विधि होती है नेज़ोगैस्ट्रिक फीडिंग। जैसा नाम से ही क्लियर है, नेज़ोगैस्ट्रिक, नेज़ो यानी नाक और गैस्ट्रिक यानी पेट, यानी जब ट्यूब नाक से पेट तक डाली जाती है और उससे रोगी को फीड करवाया जाता है, तो उसे नेज़ोगैस्ट्रिक फीडिंग कहते हैं। और यह बच्चों उस स्थिति में करवाया जाता है जब रोगी मुंह से भोजन लेने में असमर्थ होता है। इस विधि के द्वारा भोजन पहुंचाने के लिए एक मुलायम और नरम पॉलीथीन की नली का उपयोग किया जाता है। नली का व्यास 3 से 4 मिलीमीटर तक होता है। यह नली रोगी के नाक के माध्यम से आमाशय तक पहुंचाई जाती है। रोगी को बेचैनी ना हो, इसलिए नाक में पहले प्रोकेन के घोल का छिड़काव किया जाता है। इसके कुछ समय बाद नाक में नली डालते हैं। जब 8 इंच तक नली नाक के अंदर चली जाती है, तो रोगी को थोड़ी खांसी होने लगती है और उस स्थिति में रोगी को नली निगलने के लिए उत्साहित किया जाता है, जिससे नली आसानी से स्टमक के अंदर चली जाती है। परंतु यह निश्चित करना कि आवश्यक होता है कि नली ग्रास नली में ही पहुंचा है, श्वास नली में या ट्रैकिया में नहीं पहुंचा है, क्योंकि अगर नली ट्रैकिया में या श्वास नली में पहुंचेगी तो उससे रोगी को सांस लेने के अंदर तकलीफ हो सकती है। और इसकी जांच के लिए आमाशय से कुछ आमाशयिक पदार्थ निकालकर उसका परीक्षण किया जाता है, यानी गैस्ट्रिक जूस को निकाल करके और उसको टेस्ट कर लिया जाता है। आश्वस्त हो जाने के बाद नली आमाशय में ही पहुंचती है। नाक की नली को एक स्टैंड के सहारे, जिसे गैस्ट्रिक ड्रिप से जोड़ते हैं, और इसकी ऊंचाई 2 to 3 फीट तक होती है। एडेसिव टेप लगा करके और नली को स्थिर कर दिया जाता है और फिर इससे भोजन दिया जाता है। 2-3 दिनों में नली को निकाल करके उसकी सफाई करके विसंक्रमित करके और फिर उसे यूज़ किया जाता है। इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जो नली है उसकी गुणवत्ता अच्छी है कि नहीं। गुड क्वालिटी ट्यूब का ही यूज़ किया जाना चाहिए, अन्यथा यह नुकसान पहुंचा सकती है रोगी को। इसके लाभ ये होते हैं कि रोगी की दैनिक मांग के अनुरूप सभी पौष्टिक तत्व पर्याप्त मात्रा में रोगी तक पहुंच जाते हैं। दूसरा, कड़वी दवाइयाँ जिसे लेना रोगी पसंद नहीं करता है, वो पहुंचाई जा सकती हैं। अधिक मात्रा में तरल पदार्थ भी पहुंचाए जा सकते हैं और आमाशयिक पदार्थों को ट्यूब से निकाल करके और उनकी जांच भी की जा सकती है।
अब हम यह अध्ययन करेंगे कि नलिका के द्वारा जो आहार दिया जाता है वह किस प्रकार का होता है, उसके कंटेंट्स कैसे होते हैं, उसके अंदर कितने कितने न्यूट्रिएंट्स कितनी मात्रा में प्रेजेंट होने चाहिए। पहली बात तो ये कि जो भी ट्यूब एटर्नल फीडिंग की होती है वो 3 तरह से बनी हुई होती है। पहली होती है पॉलीविनाइल क्लोराइड की, जिसे पीवीसी बोलते हैं। दूसरी सिलिकॉन ट्यूब्स और तीसरी पॉलीयूरेथेन ट्यूब्स। सबसे पहले न्यूट्रिएंट जिसे का हम अध्ययन करते हैं वो होते हैं कैलोरीज़। तो एक सामान्य व्यक्ति को दैनिक ऊर्जा की पूर्ति के लिए 1500 से 2000 किलो कैलोरीज़ की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर किसी को प्रोटीन कैलोरी कुपोषण की स्थिति है तो 3000 किलो कैलोरीज़ तक की ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो कि ट्यूब फीडिंग के द्वारा पहुंचाई जाती है। दूसरा फैट, तो पायसीकृत वसा जिसे इमल्सिफाइड फैट कहते हैं उसका उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट्स, रोगी के शरीर की मांग के अनुसार सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड आदि इलेक्ट्रोलाइट्स दिए जाने चाहिए। तरल पदार्थ या लिक्विड्स में जल, फलों का रस, सब्जियों का सूप, ये सब दिया जा सकता है और इससे तरल पदार्थ की मात्रा 2500 से 3000 ml तक दी जा सकती है, यानी 2.5 से 3 लीटर तक हम लिक्विड्स इस तरह से रोगी के शरीर के अंदर पहुंचा सकते हैं। विटामिन्स अगर हम देखें तो शरीर की दैनिक मांग के अनुसार सभी आवश्यक विटामिन्स शरीर के अंदर पहुंचाए जाते हैं और इसी तरह से मिनरल्स भी, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीज, मैग्नीशियम, सभी मिनरल्स जो हैं वो इस विधि के द्वारा पहुंचाए जाते हैं। इसके अलावा एक और विधि होती है आमाशय के अंदर प्रत्यक्ष रूप से नली डालकर, और इस पहले तो नेज़ोगैस्ट्रिक में तो हमने नाक से नली डाली थी और आमाशय तक, लेकिन इस विधि के अंदर डायरेक्ट स्टमक तक नली डाली जाती है, जो कि ऑपरेशन के माध्यम से डाली जाती है। इसके अलावा छोटी आंत के मध्य भाग में नली डालकर, जिसे जेजुनोस्टोमी भी कहते हैं, इसके द्वारा भी भोजन दिया जाता है रोगी को, और ये उस स्थिति में की जाती है जबकि छोटी आंत तक अगर कोई प्रॉब्लम हो या फिर अगर स्टमक के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, तब इस तरह से भोजन दिया जाता है। इसके अंदर भी न्यूट्रिएंट्स की मात्रा को निश्चित करके और दिया जाता है। तो ये था बच्चों डिफरेंट मेथड्स ऑफ ट्यूब फीडिंग, नेज़ोगैस्ट्रिक फीडिंग, जो स्पेशलाइज्ड मेथड्स हैं, आज हमने उनका अध्ययन किया। आशा है आज की क्लास में जो पढ़ाया गया आपको समझ में आया होगा, लेकिन अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आया तो व्हाट्सएप पे क्वेश्चंस पूछ करके या फ़ोन पे क्वेश्चंस पूछ करके आप अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।